नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साइकोलॉजी के नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन लिया है और आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान आपका सब्जेक्ट है, तो इससे पहले मैंने सिलेबस आपको बता रखा होगा और सिलेबस के बाद में हम लोगों ने चैप्टर संख्या 1 के बारे में चर्चा कर ली है। चैप्टर 2 जल्द ही आपके समक्ष आएगा, फिर 3 आएगा और इस तरीके से चैप्टर्स वाइज क्लासेस आपकी होती रहेंगी। इसके बीच में आपको मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास ये सब भी मिलती रहेंगी। और जब एक प्रकार से ऐसा लगेगा कि हम सिलेबस को नहीं कवर कर पा रहे हैं या सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, देखिए सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये कि सभी चैप्टर्स को आपको मिल जाएंगे, वो तो बात अलग की है, वो तो मिलेंगे मतलब प्रयास पूरा है। लेकिन बाई चांस अगर सिलेबस आपका नहीं भी कंप्लीट हो पा रहा है परीक्षा के आपके आते आते, तो मैराथन क्लास जो होती है या मॉडल पेपर जो होते हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि ये जो मॉडल पेपर मैं बनाता हूं, ये संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले, टॉपिक से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को एक प्रकार से ध्यान में रख करके बनाता हूं। तो चिंता आपको नहीं करनी है कि भाई ये चैप्टर गुरुजी ने अभी नहीं पढ़ाया या नहीं। मॉडल पेपर सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी मैं प्रयास पूरा करूंगा कि पूरा का पूरा चैप्टर आपकी बार पढ़ाने का प्रयास किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर एक प्रकार से किसी भी कंडीशन में नहीं हो पाती हैं क्लासेस, तो उसको लेकर के आप टेंशन बिल्कुल भी मत लें कि ये क्लास नहीं हो रही, वो क्लास नहीं हो रही सर जी। तो आप चिंता ना करो, आप मेरे ऊपर भरोसा करो। आपकी परीक्षा के अंतिम क्षण तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा और महासंग्राम मैराथन क्लास के माध्यम से आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में खत्म करने की हैसियत रखता हूं। तो इसको लेकर के आप टेंशन ना लो, ठीक है। मॉडल पेपर ऐसे नहीं डिस्कस हो पाता है, क्योंकि मॉडल पेपर का मतलब होता है हर एक टॉपिक से बनने वाले प्रश्न होते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसको लेकर के आप भ्रमित ना हो कि हमको नोट्स बनाना, ये बनाना। नोट्स बीए में नोट्स क्या करोगे बना करके? बीए में एक प्रकार सबसे अच्छी चीज़ें तो होती कि भाई आप सीरीज ले लो, अपनी यूनिवर्सिटी की तमाम प्रकार की सीरीज चलती हैं, उनको आप ले सकते हो नोट्स के स्थान पर। बाकी जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैं क्लियर करता ही रहता हूं, आपके सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, तो चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। साइकोलॉजी का मॉडल पेपर आज की वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। 2025-26 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षा में पूछे गए विभिन्न विश्वविद्यालयों में, ठीक है। अब की बार लिखित टाइप के एग्जाम होने वाले हैं, इसीलिए मैं एक प्रकार से लिखित टाइप की परीक्षाओं को लेकर के ज़्यादा एक प्रकार से आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, फटाफट से आप देखेंगे। क्या हो रहा है ये? चले, प्रश्न संख्या 1 है कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो प्रत्यक्षीकरण जो होता है वातावरण में विद्यमान वस्तुओं का ही होता है। जो वातावरण में या पर्यावरण में जो वस्तुएं विद्यमान होती हैं उन्हीं का प्रत्यक्षीकरण होता है। इससे जीव को बाहरी जगत का ज्ञान होता है। किससे? प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो एक जीव होता है उसको बाहरी जगत का जानकारी होती, बाहरी जगत का ज्ञान होता है। प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया भी होती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है शरीर का, उसकी क्रियाओं पर डिपेंड होती है, ठीक है। यानी किस पर डिपेंड होती है? मानसिक प्रक्रिया है। कैसी? प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। जो क्या करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी क्रियाओं पर डिपेंड करता है। और इसके माध्यम से, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से या इस तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं पर डिपेंड होने वाली जो मानसिक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से, और मानसिक प्रक्रिया जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर की क्रियाओं पर डिपेंड होती है वही प्रत्यक्षीकरण होती है। तो इसी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से वातावरण से सूचना प्राप्त करके विभेदन व्यवहार संभव हो पाता है। यानी वातावरण के माध्यम से या वातावरण से हम सूचना प्राप्त करते हैं और उसको समझते हैं, उसको जानते हैं, उसको परखते हैं, ठीक है। और उसको फिर समझ करके हम एक प्रकार से उसको व्यवहार में लाते हैं, हम दूसरों के समक्ष उस चीज़ को बताते हैं जाकर के, ठीक है। इस व्यवहार का प्रत्यक्ष प्रेक्षण नहीं होता, वरन जीव के व्यवहार के आधार पर इसका अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रेगनर और कारवास्की नाम के विद्वान हैं, इन्होंने कहा, स्ट्रेगनर महोदय और कारवास्की महोदय, इन दोनों ने कहा, क्या कहा भाई? ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बाहरी वस्तुओं की एवं घटनाओं की जानकारी प्राप्त करना ही क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है भाई? ज्ञानेंद्रियों की सहायता से। ज्ञानेंद्रिय मतलब जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कि हाथ हो गया, ठीक है, आपका कान हो गया, आँख हो गई, नाक हो गई, त्वचा, जीभ, मुंह, ये सब जो हैं, ये सब एक प्रकार से क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जब हम बाहरी वस्तुओं की
और जो घटनाएं होती हैं बाहरी, उन बाहरी घटनाओं को और एक प्रकार से जो बाहरी वस्तुएं हैं उनके बारे में जान पाते हैं, उनके बारे में परख पाते हैं, वही एक प्रकार से प्रत्यक्षीकरण होता है। यानी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? वातावरण से जीव जब पहली बार एक प्रकार से संपर्क में आता है तो वो एक प्रकार से प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो ये प्रत्यक्षीकरण हो गया कि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बाहरी वस्तुओं का हमको ज्ञान होता है, जो बाहरी घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम जान पाते हैं, समाज में जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम जान पाते हैं, वही प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अनुबंधन किसे कहते हैं? अब ये सब अपने आप में एक एक टॉपिक है, एक एक चैप्टर अपने आप में कवर करते हैं। अनुबंधन क्या है, अब इसको समझते हैं। ऐसे ऐसे 2-3 मॉडल पेपर जब आप देख लेंगे ना तो आपको सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स वैसे आ जाएंगे, तो आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी PDF नोट देखेंगे, वीडियो देखेंगे, आपको पूरा हो जाएगा और यहीं से प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ठीक है, अनुबंधन किसे कहते हैं इसको समझते हैं भाई। अनुबंधन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुबंधन प्रायोगिक मनोवैज्ञानिकों ने, प्रायोगिक मतलब कि जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी एक प्रकार से शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान में दिया जाता है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापना के प्रक्रम को अनुबंधन की संज्ञा दी है। यानी अनुबंधन कहा है किसको? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापना को। ठीक है, इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि दो उद्दीपकों के बीच साहचर्य स्थापित होना ही क्या होता है? अनुबंधन होता है। इकट्ठा होना, यानी कि जब दो एक प्रकार से उद्दीपक एक मतलब उनके बीच में साहचर्य स्थापित होता है तो वही साहचर्य ही क्या होता है? अनुबंधन होता है। अनुबंधन को परिभाषित करते हुए जेम्स ड्रेबर नाम के मनोवैज्ञानिक ने लिखा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, अनुबंधन यानी सबसे पहली बात जानो कि अनुबंधन एक प्रक्रिया है, प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है। तो अनुबंधन कैसी प्रक्रिया है? अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? इस प्रक्रिया में एक उद्दीपक जो होता है, एक उद्दीपक वस्तु या परिस्थितियों के द्वारा, या उद्दीपक वस्तु या कोई परिस्थिति है उसके द्वारा अनुक्रिया होती है, और इसके अतिरिक्त वह एक सामान्य या स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। यही एक प्रकार से क्या होता है? अनुबंधन होता है। तो अनुबंधन ये हो गया बेसिकली। ठीक है, यानी साहचर्य स्थापित होता है दो उद्दीपकों के बीच में इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अवधान से आप क्या समझते हैं? ये सारे के सारे अपने आप में एक टॉपिक हैं। अवधान किसे कहते हैं? इन चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, विस्तार से चर्चा भी करूंगा चैप्टर वाइज क्लासेस में, तो परेशान ना हो इसको लेकर के। अवधान से आप क्या समझते हैं? अवधान किसे कहते हैं? देखिए, ध्यान या अवधान बात एक ही होती है, चाहे उसी को ध्यान बोलो चाहे अवधान बोलो, बात एक ही है। तो ध्यान या अवधान शब्द का प्रयोग अधिकतर हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, यानी कि डेली के जीवन में हम इसका प्रयोग करते हैं, अवधान वगैरह का या ध्यान का। व्यवहार सिद्धांत, मनोभौतिकी, शरीर मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों में ध्यान से संबंधित ज्ञान का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ है। ठीक है, परंतु यह विकास काफ़ी हद तक एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में हुए हैं। कुल मिलाकर के ध्यान और अवधान ये एक ही धारणा होती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति एक प्रकार से कभी कभी कहते हैं कि हमारे ध्यान से उतर गया था, तो ध्यान वही है कि एक प्रकार से बुंट महोदय कहते हैं, प्रोफेसर बुंट कहते हैं कि अवधान एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा उद्दीपक चेतना के सीमा प्रदेश से चेतना के केंद्र में आता है। यानी कि एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे वो चीज़ों को भूल चुका होता है, उसके ध्यान से चीज़ें नहीं, मतलब उसके ध्यान में नहीं रहती हैं, फिर भी एक प्रकार से जब वो ध्यान लगाता है तो वो चीज़ें उसको याद आने लगती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हेब महोदय कहते हैं कि अवधान वह स्वतंत्र केंद्रीय प्रक्रिया होती है। क्या अवधान क्या होती है? वह स्वतंत्र केंद्रीय प्रक्रिया होती है, एक नर्वस प्रोसेस होता है जो सांवेदिक प्रक्रियाओं के लिए एक प्रकार से पुनर्बलन का कार्य करता है। पुनर्बलन मतलब दोबारा से कोई वस्तु आप भूल चुके हैं और आप पर फोर्स पड़ता है तो आपको याद आ जाती है, वो चीज़ें ध्यान में आ जाती हैं। ठीक है, वही अधिगम वही होता है, तथा अधिगम से बहुत अधिक प्रभावित होती है। जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, चूँकि सीखने पर ही डिपेंड है आपने क्या चीज़ें आपने अपने लाइफ में करी हैं, वही चीज़ें आपको ध्यान रह जाती हैं, याद रह जाती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अवधान का मतलब होता है ध्यान लगाना या फिर ध्यान लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन से स्मृति। स्मृति भी ध्यान से ही रिलेटेड होती है। स्मृतियाँ बेसिकली जब कोई चीज़ें भूल जाते हैं और फिर उसको याद करते हैं तो स्मृति या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में बनी रह जाती हैं। स्मरण या विस्मरण को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने के कई प्रयास किए हैं। अच्छा, इसी को स्मरण भी कह सकते हैं, स्मृति को, या विस्मरण भी कह सकते हैं, स्मृति भी कह सकते हैं। तो स्मृति एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, स्मृति और विस्मृति मानव की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। सीखी गई सामग्री अथवा अतीतकालीन
अनुभवों को व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार चेतना में लाता है, यानी कि जब उसको ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लेते हैं पंडित जी लोगों को स्वस्ति वाचन याद होता है, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती कथा वाचने जाते तभी स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब एक बच्चा होता है उसको मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन याद है, उसका आंसर याद है, लेकिन जब उसको प्रयोग कब करेगा, जब वो एग्जाम हॉल में जाएगा तब वो प्रयोग करेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें हैं। तो सीखी गई सामग्री अथवा अतीतकालीन अनुभवों को व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, अपनी चेतना में लाता है, उसको याद करता है। जिस प्रक्रिया अथवा योग्यता के द्वारा व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो सूचनाएं होती हैं, आँख, कान, त्वचा, जीभ, इन सभी से जो सूचनाएं प्राप्त करता है उसको अपने मस्तिष्क में संचित रखता है, मस्तिष्क में इकट्ठा रहती हैं, और जब समय पड़ता है या समय आता है तो प्रत्यावाहित करता है। प्रत्यावाहित मतलब कि दोबारा से उसको बुलाता है, दोबारा से आवाहित करता है, दोबारा से याद करता है, और जब दोबारा से याद करता है, ध्यान लगाता है, फिर उसके बाद में वो चीज़ें पुनः याद आ जाती हैं, रिकॉल हो जाता है, और वो व्यक्ति एक प्रकार से जो चीज़ें एक प्रकार से ध्यान स्मृति में उसको लाते हैं। इसी प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। यानी कोई चीज़ें जो आपके जीवन में घटित हो चुकी हैं उनको आप भूल चुके हैं, लेकिन या थोड़ा थोड़ी दिमाग में आ रही हैं, फिर जब आप दिमाग पर जोर डालते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब जाकर के एक प्रकार से वो चीज़ें याद आती हैं। तो जो याद आ गई वही स्मृति होती है। ठीक है, यानी ये प्रक्रिया पूरी की पूरी स्मृति कहलाती है। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि एक बार सीखी गई प्रक्रिया का आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति होता है। यानी कि एक बार कोई आपने प्रक्रिया सीखी, कोई प्रोसेस आपको पता है, मान लेते हैं कि आपको पता है शरबत बनाना, अब आप शरबत बनाना भूल गए हैं या शरबत बनाने की दोबारा ज़रूरत पड़ी, भूल नहीं गए हैं, आप शरबत बनाने के को जानते हैं, फिर शरबत बनाने का टाइम आया, यानी कि शरबत बनाने का समय आ गया है, शरबत लोग करे बनाओ, तो आवश्यकता पड़ी शरबत बनाने की, तो आपको शरबत बनाने की जो प्रोसेस है वो आप याद करेंगे और शरबत बना करके दे देंगे, यानी प्रत्यक्ष उपयोग करेंगे, वही स्मृति आपका हो जाएगा। यही होती स्मृति। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वुडवर्थ की परिभाषा ध्यान रखेंगे कि एक बार सीखी गई प्रक्रिया का आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रत्यक्ष उपयोग करना ही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, तो इसको लेकर के आप टेंशन ना लें। अच्छा, पीडीएफ कैसे मिलेगी, पीडीएफ इसकी कैसे मिलती है? देखिए, किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ बीए प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं, अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको मात्र 100 रुपये पे करने होते हैं। सारे सब्जेक्ट की क्लास और सारे सब्जेक्ट का कोर्स जो है मात्र और मात्र 100 रुपये में ही एकदम से खुला कर दिया गया है, ताकि हर एक बच्चा पढ़ पाए, कोई बच्चा को ये शिकायत ना रहे कि हमारे पास 100 रुपये नहीं है। इसीलिए मात्र 100 रुपये में पूरा का पूरा कोर्स कर दिया गया है। देखिए, इसमें पहले हिंदी का ही कोर्स केवल 100 रुपये में था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर जी हमारा हिंदी नहीं है, अब हम क्या करें? तो हिंदी के साथ ही साथ आपका सारे सब्जेक्ट का कोर्स जो हो गया वो मात्र और मात्र 100 रुपये में ही कर दिया गया। तो आपको परेशान अब नहीं होना है, मात्र 100 रुपये में आप समस्त कोर्स प्राप्त कर पाएंगे। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपको करना कुछ नहीं है। 9161, ठीक है, 9161 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको एसएमएस करना है। ठीक है, किस पर? 9161 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप एसएमएस करेंगे कि सर जी हमारा सब्जेक्ट ये है, हम इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, हमारा नाम ये है, ठीक है, हमारा ये सब्जेक्ट है, हमको कोर्स लेना है। तो मात्र 100 रुपये आपको पे करने होंगे। मैं आपके पास एक स्कैनर सेंड करूँगा, उसी पर एक प्रकार से आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे। उसके बाद में आपको कोर्स ज्वाइन करवा दिया जाएगा और बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 100 रुपीज़ में ही कोर्स आपको मिल जाएगा, बहुत कम प्राइस रखी गई है ताकि हर एक बच्चा पढ़ पाए। ठीक है, इसमें आपको तमाम प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर 100 रुपये में भी आपको सोचना पड़े कि हमारा 100 रुपये गुरु जी के पास चला जाएगा, तो जो है अब बहुत बड़ी बात हो गई, 100 रुपये मैंने खर्च कर दिया। 100 रुपये आज के युग में मेरे हिसाब से या सभी के हिसाब से देखेंगे तो लगभग हर एक व्यक्ति के पास होगा, और 100 रुपये में कोई सोचने जैसी कोई बात नहीं कि गुरु जी क्या देंगे क्या नहीं देंगे, क्या हो सकता है ये हो। तो आप भाई इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं तो ऐसे नहीं आपको ऐसे बोलेंगे आकर के, तो परेशान नहीं होना। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, यानी आपकी विधिवत तैयारी पूरी की पूरी मैं करवा दूंगा। ये बात ध्यान रखेंगे। प्रथम सेमेस्टर आपका उत्तीर्ण होने वाला है और हर बच्चा पास होगा, ये बात आप ध्यान रखें। गारंटी तो मैं नहीं लेता, अगर चूंकि आप में से अगर ना पढ़ें मन लगा करके तो आप फेल जरूर होंगे। लेकिन अगर आपने हमारे 2-3 मॉडल पेपर भी देख लिए, मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ, कोई चैप्टर्स ना पढ़ें, मॉडल पेपर देख लें या महासंग्राम वीडियो देख लें, महासंग्राम वीडियो देख लें और वो चीज़ों को याद कर लें जो मैं बताऊं उसमें, वो आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो चिंता नहीं करनी है आपको, मात्र और मात्र एसएमएस करके कोर्स में ज्वाइन हो जाना है, ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई जाएंगी। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग इसका नंबर नोट कर लीजिएगा, ये वाला, ठीक है, और इस पर एसएमएस करें फटाफट से और तुरंत आपको ऐड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चले
अब यहाँ पर जो है ये कमेंट ना करिएगा आकर के। बहुत सारे एक आध दो बच्चों ने मेरे पास एसएमएस किया, गुरुजी मेरे पास एक प्रकार से ये लोग अपने आप को मतलब वो समझते हैं कि गुरुजी से मैं कह दूंगा, गुरुजी को मूर्ख बना करके मैं कोर्स ज्वाइन कर लूँ। ऐसा नहीं भाई, जब तक एक प्रकार से आप पे नहीं करोगे तब तक उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी इसमें आप ये ना बताइएगा कि 100 रुपये मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर 10,000 का फ़ोन चलाते हैं मोबाइल फ़ोन तो 100 रुपये तो आपके पास होगा। आप 400 रुपये का महीने का रिचार्ज अगर मोबाइल में करवाते हैं, डाटा यूज करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे दिन रात जुड़े रहते हैं, तो उसके लिए 400 रुपये आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब 100 रुपये का कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया, उसको लेकर के आपके दिमाग में नाना प्रकार के जो है बुद्धि चलती है, तमाम प्रकार के दिमाग आते हैं। गुरुजी से जो है गुरुजी कुछ कम कर लो, 50 रुपये ही कर दे, 50 रुपये में कर दो। ऐसा कौन करता है यार? अब इतना सस्ता मैंने कर दिया। मैंने ये तो कहो कि अब अगर एप्लीकेशन में पढ़ाते तो कम से कम 250-300 रुपये का ही कोर्स होता। कम से कम अगर मैं पढ़ाने की कोशिश करता तो 300 रुपये या 299, 249 से नीचे का कोई कोर्स ही नहीं बनाने देते। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं भाई, इतने में मैं बीए के बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैंने व्यवस्था करी कि भाई आपको ऐसी व्यवस्था से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो और मात्र 100 रुपये में ही आपका काम हो जाए। ठीक है, तो अगर आप में से लेना तो तुरंत एसएमएस करें फटाफट से। अब ये बाद में आकर के मेरे पास एसएमएस मत करिएगा कि गुरुजी हम बहुत लाचार हैं, हम ये हैं। चूँकि मैं भी गरीबी झेला हूँ, मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं, तब भी 100 रुपये कहीं ना कहीं से इधर उधर से हो ही जाते हैं। तो आप किसी दूसरे से सेंड करवा दीजिएगा। अब इसमें मैं एक बच्चे को करूँगा, फिर 2 बच्चे आएंगे, 3 बच्चे आएंगे, 10 बच्चे आएंगे और सारे बच्चे कहेंगे फ्री में कर दो। और फ्री में मैं इसलिए नहीं करता, मैं फ्री में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फ्री में इसलिए नहीं करूँगा चूँकि उससे क्या होता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो मन लगा करके। और जब आप 100 रुपये या 50 रुपये कुछ भी पे कर देते हो किसी को, तो ये दिमाग में बना रहता है कि मेरे 100 रुपये खर्च हुए हैं और मुझे पढ़ना चाहिए, इसीलिए मात्र कोर्स लॉन्च किया गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, अब ज़्यादा इस पर मैं सफाई नहीं दूंगा। जिसको लेना है आप कमेंट करके ले सकते हैं, मतलब एसएमएस कर दीजिएगा, तुरंत आपको दे दिया जाएगा। चले आगे देखते हैं। बाकी आप पढ़िए, यूट्यूब पर वीडियोस आपको मिल ही रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सारी चीज़ें यूट्यूब पर भी मिलेंगी आपको। ऐसा नहीं कि केवल कोर्स में ही सब कुछ पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर आपको मिलेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, यूट्यूब पर अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। आपके लिए मैं पूरी मेहनत करूँगा, यानी आपके लिए मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो आपको भी मिलेंगी, लेकिन जो PDF नोट्स वगैरह होते हैं वो ग्रुप में ही मिल पाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें। पहला है आपका मतलब अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा बताएं। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व की अगर बात करें तो इसी को बोलते हैं पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की अगर बात की जाए तो पर्सनालिटी जो होती है वो केवल शरीर सुडौल हो जाए, आप देहगर हो जाएं, शरीर बना ले, बॉडी बिल्डर हो जाए, तो उसी को एक प्रकार से नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसी को नहीं बोलते हैं कि ये व्यक्ति एक प्रकार से क्या है, मतलब कि पर्सनालिटी। इसकी पर्सनालिटी व्यक्तित्व जो होता है वो विचारों का व्यक्तित्व भी होता है और शारीरिक व्यक्तित्व भी होता है। ठीक है, तो अंग्रेजी में व्यक्तित्व को क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना हुआ है। परसोना का मतलब क्या होता है? ग्रीक एक्टरों के द्वारा नाटक के समय पहने जाने वाला जो मुखौटा होता था, यानी जब ग्रीक एक्टर जो होते थे, ग्रीक में जो एक प्रकार से हीरो होते थे, वो नाटक के दौरान कुछ मुखौटा पहनते थे मुंह पर, और मुंह उनका ढक जाता था, वो दूसरे टाइप का हो जाता था। ठीक है, उसी को एक प्रकार से परसोना बोलते थे। ठीक है, वही परसोना से बना पर्सनालिटी और उसी पर्सनालिटी से बना व्यक्तित्व हिंदी का। ठीक है, नाटक में अपने रोल के हिसाब से कोई हीरो का मुखौटा पहनता था और कोई खलनायक का, यानी कि कोई विलेन का। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक इस मुखौटे के पीछे छिपा होता था, यानी कि जो वास्तविक रूप है वो मुखौटे के पीछे होता था। क्या मिथुन चक्रवर्ती या अजय देवगन ये हमेशा जो मूवी में रोल करते हैं, क्या वो उनका वास्तविक जीवन वैसा है? नहीं है। वो एक प्रकार से उनका वास्तविक जीवन दूसरा है और उनका एक प्रकार से जो ये जीवन है, क्या बोलते हैं, मतलब कि मूवी वाला जीवन है, वो अलग होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इस मुखौटे के आधार पर वह व्यक्ति दर्शकों पर एक छाप छोड़ देता था कि भाई एक प्रकार से ये एक प्रकार से इसकी सिचुएशन ऐसी है, ये ऐसा है। ठीक है, तो मुखौटा जो होता था उसको पहन करके व्यक्ति जब एक्टिंग करता है तो लगता है कि हाँ, जो मुखौटा पहने हैं वही व्यक्ति एक प्रकार से साक्षात कर रहा है एक्टिंग। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। RS वुडवर्थ नाम के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहा कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार के गुणों का संपूर्ण योग होता है। क्या कहा? कि व्यक्तित्व जो होता है वो किसी व्यक्ति के व्यवहार के गुणों का क्या होता है? संपूर्ण योग होता है। किसी व्यक्ति के जो बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर की जो क्वालिटी होती है, उसी क्वालिटी, सारे बिहेवियर की क्वालिटी को मिला लो व्यक्ति के, उसी को एक प्रकार से जोड़ लो और बराबर व्यक्तित्व हो जाता है। ठीक है, यानी व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार के गुणों का सकल योग या संपूर्ण योग होता है, जो कि उसके विचारों और व्यक्तित्व, उसकी अभिवृत्ति और रुचि, यानी कि उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, उसके इंटरेस्ट और उसके व्यवहार और व्यक्तिगत जीवन दर्शन में उजागर होती है। कुल मिलाकर के व्यक्तित्व यही होता है। GB आल्पोर्ट नाम के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा
व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व की और अधिक विशिष्ट परिभाषा दी इन्होंने। उनके अनुसार इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व जो होता है वो किसी व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक, मनो मतलब कि मन का भी और दैहिक मतलब शरीर का भी, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर जो है मेंटल और एक प्रकार से जो फिजिकल, दोनों टाइप का एक प्रकार से प्रणाली होती है। तो एक प्रकार से क्या क्या कहा इन्होंने, जी.बी. अल्पोर्ट ने, कि व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक प्रणालियों का गत्यात्मक संगठन होता है, क्रियाशील संगठन होता है, जो उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। किसके वातावरण के साथ, यानी जो मनुष्य का वातावरण है, वो वातावरण में मनुष्य समायोजन सीखता है व्यक्तित्व के विकास से। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता रहता है, समाज में व्यक्ति होता है, समाज में होने के नाते उसका मतलब उसका व्यक्तित्व जो है वो लगातार निखरता रहता है। इस तरीके से उसका एक प्रकार से व्यवहार लगातार परिवर्तित होता रहता है और उसके व्यवहार का ही सकल योग एक प्रकार से व्यक्तित्व कहलाता है। तो व्यक्तित्व एक प्रकार से एक सा नहीं रहता, व्यक्तित्व में चेंजमेंट आते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है। व्यक्तित्व का प्रकार समझ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, व्यक्तित्व के प्रकार बताएं। व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यक्तित्व बेसिकली कई प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार निम्नलिखित हैं। भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखें व्यक्तित्व के प्रकार को अगर बांटे, तो भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व को 3 टाइप का व्यक्तित्व बताया गया है। पहला होता है सात्विकी व्यक्तित्व, दूसरा होता है राजसी और तीसरा होता है तामसी, यानी सत, रज और तम। सत जो गुण होता है, सतगुण बेसिकली ऋषि मुनियों में पाया जाता है, ठीक है, सतगुण। और रजगुण जो होता है राजाओं में पाया जाता है, राजा महाराजा में। सतगुण ऋषि मुनि और ब्राह्मणों में। और तामसी गुण जो होता है ये एक प्रकार से जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, या एक प्रकार से मांस मछली ये सब खाने वाले, या एक प्रकार से जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो तामसी प्रवृत्ति की, या एक प्रकार से भक्षण करते हैं हर चीज़ों का। तो सत, रज और तम, यानी राजा का जो गुण होता है वो रजोगुण होता है, जो एक प्रकार से जो छोटे वर्गों का या दस्यु वर्ग का या शूद्र वर्ग का गुण होता है उस रजोगुण होता है, मतलब कि तमस गुण होता है, तम गुण, तमोगुण। सत्विक गुण जो ऋषि मुनि ब्राह्मणों का गुण होता है वो ये होता है, जो पूजा पाठ करने वाले खूब हैं। तो सत, रज और गुण, मतलब रज और तम, ये 3 टाइप के गुण होते हैं। इन्हीं 3 टाइप के गुण जो होते हैं इन्हीं को मिलकर के व्यक्तित्व बनता है। तो सतगुण जिनके पास होता है वो सतोगुणी, यानी कि वो सात्विकी व्यक्तित्व होते वाले होते हैं। जिनके पास रजगुण है यानी रजोगुण, वो एक प्रकार से क्या होते हैं, रजगुण जो होते हैं उसमें एक प्रकार से राजसी व्यक्तित्व होता है, यानी कि जो राजा महाराजा वाले होते हैं तो राजसी व्यक्तित्व होता है उनका। तामसी व्यक्तित्व जो होता है वो एक प्रकार से बेसिकली राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो 3 टाइप के व्यक्तित्व होते हैं, सात्विकी व्यक्तित्व, राजसी व्यक्तित्व और तामसी व्यक्तित्व, ठीक है। ये बात है, व्यक्तित्व एक टॉपिक है और अब व्यक्तित्व की परिभाषा आपने देख ली, व्यक्तित्व का प्रकार देख लिया और व्यक्तित्व की विशेषताओं को और भी देख लेंगे आप अगले मॉडल पेपर में, तो आपका चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है व्यक्तित्व में, ठीक है। इसके अलावा अगला देखें आप, शरीर रचना के दृष्टिकोण से। अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी जब एक प्रकार से ये आप देख लेंगे, बीए प्रथम सेमेस्टर का पेपर दे लेंगे, उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में आप कहेंगे कि गुरुजी चैप्टर वाइज रहने दीजिए, आप मॉडल पेपर ही डिस्कस किया करिए, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। चलें जानने का प्रयास करते हैं आगे। शरीर रचना के दृष्टिकोण से अगर देखें तो व्यक्तित्व जो होता है वो भी कई प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। एक होता है लंबकाय व्यक्तित्व। लंबकाय व्यक्तित्व यानी ऐसे व्यक्तित्व जो एक प्रकार शरीर में लंबे चौड़े होते हैं, ठीक है, वो लंबकाय व्यक्तित्व होते हैं। एक होते सुडोल का, यानी कि ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा एक प्रकार से छोटे ना नाटे, यानी एकदम सुडोल होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, उनकी कदकाठी भी ठीक होती है और मोटे तगड़े होते हैं, तो सुडोल काय। और तीसरे होते गोल काय। गोल काय जैसे कि एक प्रकार से ऐसे व्यक्तित्व जो कि एक प्रकार से नाटे होते हैं, थोड़ा पेट वोट निकला होता है, छोटे टाइप के होते हैं, गोल काय व्यक्तित्व, हंसी मजाकिया टाइप के, वो एक प्रकार से होते हैं गोल काय। तो ये एक शरीर जिनका लंबा है, पतले हैं, एक सुडोल का जो मोटे हैं और ठीक ठाक हैं, सामान्य हाइट है, एक होते छोटे हैं और मोटे हैं, ठीक है। तो ये होता है शरीर रचना के अकॉर्डिंग दृष्टिकोण से, शरीर रचना के दृष्टिकोण से एक प्रकार से व्यक्तित्व का विभाजन, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो व्यक्तित्व विभाजन का प्रकार है वो होता है सामाजिक दृष्टिकोण, यानी कि एक प्रकार से जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी मुद्दे का, उसके बारे में अगर बात की जाए तो सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसमें आता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। सामाजिक दृष्टिकोण से बेसिकली इसको एक विद्वान है, उनका नाम आपको मैं बता दूं, कार्ल जुंग नाम के एक विद्वान है। कार्ल जुंग नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक प्रकार से
व्यक्तित्व विभाजन की 2 कैटेगरी बताई थी। एक बताई अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक बताया बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और मुखी व्यक्तित्व जो होता है, उभय माने होता है दोनों के बीच का, यानी कि बहिर्मुखी और अंतर्मुखी के बीच। जैसे एक होता है आपका जल और एक होता है थल और एक होता है उभय, यानी जलचर, थलचर और उभयचर। उभय माने जो जल पर भी चलते हैं और थल पर भी चलते हैं, ऐसे जीव। ऐसे व्यक्तित्व जिनमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों की क्वालिटी होती है, उनको उभयमुखी कहते हैं। तो उभयमुखी बाद में आकर के विचारधारा आई। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वे व्यक्तित्व होते हैं महोदय जिनकी अगर बात की जाए, यानी कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि अपने अंदर अंदर सब कुछ कह लेते हैं, ठीक है, यानी बहुत ही शालीन व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व। किसी से बोले चालेंगे नहीं, बस बैठे रहेंगे, गाँव गिराव से कोई मतलब नहीं होता है, अपने काम से काम रखते हैं, अपने में ही खुश होते हैं, ठीक है, दुनिया क्या कर रही है उससे नहीं मतलब उनको, समाज उनके बारे में क्या सोच रहा कोई मैटर नहीं करता। वो बस अपने ना समाज के लोग उनको नहीं जानते हैं और वो समाज को नहीं जानते हैं। समाज में उनका एक प्रकार से पद प्रतिष्ठा भी कोई नहीं है, बस वो अपने में ही खुश हैं, ठीक है। वैसे व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी, ठीक ठाक होते, पढ़ने लिखने में भी अच्छे होते, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हंसमुख स्वभाव के नहीं होते ज़्यादा, मतलब घर में होते हैं हंसमुख स्वभाव, लेकिन समाज में उतना ज़्यादा इनका पहचान नहीं होता। बहिर्मुखी जो होते हैं हंसमुख स्वभाव के होते हैं। जैसे गाँव में निकले, और चाची पाए लगी, क्या हाल है चाची, ठीक है, और खाए पे तकलीफ तो नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। यानी हर चाहे दादा दादी नाना नानी केहू से मिले तेही से एक प्रकार से हंसमुख होकर तेही से बतुआए लगे। यानी एक प्रकार से बहिर्मुखी व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व होता है। समाजीकरण उसका बहुत अच्छे तरीके से समाज के नियम कायदों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है। यानी इसमें नेता टाइप के, जैसे नेता टाइप के व्यक्ति हो गए, या समाज के सामाजिक कार्यकर्ता टाइप का लोग हो गया, या जैसे कि हम जैसे लोग, जैसे मैं बहिर्मुखी ही हूँ। जैसे मैं गाँव में निकलता हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं जो है यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, हमारे 7 लाख सब्सक्राइबर हैं तो मैं किसी से बोलूँ ना, या थोड़ा घमंड हो जाए, कुछ हो नहीं, कोनो घमंड नहीं। अभी भी क्या है, जैसे कोई दिक्कत है, गांव में निकला, अब चाहे जो भी मिले पाली दादी, ठीक है, और हालचाल बढ़िया है, ठीक है, अच्छा। हम लोग चूँकि अवध प्रांत से हैं, गोंडा से, तो वहाँ पर ऐसी भाषा बोली जाती है। पहलगी जैसे कि 10 बार अगर कोई बड़ा व्यक्ति मिल रहा है तो हमारे ख़ानदान में ही सिखाएगा कि आप प्रणाम करें, ठीक है। चूँकि हमारे पिताजी शुरुआत से ही पंडिताई करते रहे, दादा पापा सब जो है पौरोहित कर्म ही रहा है और बहुत ही विद्वान आदमी रहे हैं ये सब। तो इन्हीं सभी का ज्ञान मिला धीरे धीरे करके। तो कहीं ना कहीं पे वो जो परवरिश हुई हम लोगों की, वो इसी बीच हुई कि भाई आप संस्कारों को अपने ना भूलें, आप अपने एक प्रकार से जो आपके अंदर चीज़ें हैं, या एक प्रकार से जो आप हैं, वो जो आपको सिखाया गया उससे आप ना हटें। क्योंकि हमारा कर्तव्य है जब हम अपने बड़ों का सम्मान करें, ठीक है, अपने बड़ों का सम्मान करने में हमें कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। हम उनका पैर छुएंगे चाहे जहाँ मिल जाए वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें बहिर्मुखी व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। अब अगर आप हमारे साथ गांव में चलो तो कम से कम 10 12 15 गांव या 20 गांव आसपास के जितने हैं, एक पूरा ब्लॉक स्तर पर सभी लोग जानते पहचानते हैं कि भाई कौन आए, भैया शुक्ला जी आए हैं, ठीक है। तो ऐसे जानते पहचानते। तो ये सब क्या होता है, ये सब कब होता है, जब आप समाज में घूमते टहलते हैं, समाज के लोगों की मदद करते हैं, जाते हैं, उठते बैठते हैं लोगों के साथ। हम 4 भाई हैं, 4 के चारों भाई इसी में लगे रहते हैं, पिताजी अलग दादाजी अलग, यानी सब एक प्रकार से एक दूसरे की मदद ही करते हैं और हमेशा से, ठीक है। पापा हमारे जितना कमाते हैं वो सब जो है किसी न किसी को गरीबों में जा कर के देते हैं कि भाई ये लो तुम्हारा काम रुका हुआ है, तो अपना काम निपटा लो, इस तरीके के विचार हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें जो हैं वो बहिर्मुखता को दर्शाती हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व जो समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, समाज के लोगों की मदद करते हैं, समाज के सुख में सुखी और समाज के दुख में दुखी होते हैं, वो व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जिसको अपने से मतलब है वो अंतर्मुखी होते हैं। ऐसा नहीं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व खराब व्यक्तित्व होता है, लेकिन बहिर्मुखी व्यक्तित्व अंतर्मुखी व्यक्तित्व से ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। और इन्हीं दोनों की क्वालिटी जिनमें हो जाती है वो हो जाते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, मूल्य दृष्टिकोण से अगर देखें, ठीक है, तो व्यक्तित्व कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि सैद्धांतिक मूल्यों को पालन करने वाले व्यक्तित्व सैद्धांतिक व्यक्तित्व कहलाते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्तित्व जो कि एक प्रकार से सिद्धांतों पर चलते हैं, कुछ उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं, उन्हीं नियम कायदों में बंद करके काम करते हैं, ज़्यादा कुछ चाय भाई नहीं होता है, अपने काम से काम और कुछ सिद्धांतों पर ही चलते हैं। दूसरे होते हैं जो आर्थिक, यानी कि आर्थिक व्यक्तित्व, यानी जो एक प्रकार से रुपये पैसे कमाने के चक्कर में ही लगातार भिड़े रहते हैं, अर्थतंत्र पर ही फोकस करते हैं, वो आर्थिक व्यक्तित्व होते हैं। धार्मिक
टाइप के भी व्यक्तित्व होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि पूजा पाठ करते रहते हैं, मतलब कि आध्यात्म से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसके अलावा राजनीतिक टाइप के व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व की अगर बात की जाए, ऐसे व्यक्तित्व इसमें शामिल होते हैं जो कि एक प्रकार से राजनीति में बढ़ चढ़ करके भाग ले, नेता होता जो हो गए वो सब। सामाजिक व्यक्तित्व जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बेसिकली सामाजिक व्यक्तित्व वही हो जाता है, समाज में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती, मान सम्मान होता है। और एक होते कलात्मक व्यक्तित्व, यानी कि ऐसे व्यक्तित्व जो एक प्रकार से जिनके अंदर कुछ कला होती है, जैसे कि पेंटर वगैरह हो गए, या कोई काम अच्छे तरीके से उनको आता है, वो काम अच्छे तरीके से वो कर पा रहे हैं, तो वो कलात्मक व्यक्तित्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी मूल्यों के हिसाब से तमाम प्रकार के ये दृष्टिकोण हो गए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभिप्रेरणा क्या है, यानी कि मोटिवेशन किसे कहते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मोटिवेशन आप सभी लोग जानते हैं। अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब कि अंग्रेजी में मोटिवेशन, अभिप्रेरणा हिंदी में कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे इस समय यूट्यूब पर घूम रहे हैं। वो जो कहते हैं खुद करते नहीं, लेकिन बस ज्ञान आकर के यूट्यूब पर कहना हो, ज्ञान रेलना हो, बस रेलो जितना ज्ञान रेलना है। ठीक है, मोटिवेशन एक दिन बच्चा सुनता है तो सुनता है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर, दुनिया भर को तबाह कर देंगे, आज ही निकलेंगे, अभी छू लो ऊंचाइयों को, मंजिल होगी कदम में, आपके चरणों को चूमेगी। बस एक दिन में देखा, रात में देखा, मतलब कि दिन में देखा, रात में, दिन में पढ़ा, एक दिन रात में सो गए, सुबह उठे हैं, कौन से पहाड़ पे चढ़ने की बात हो रही थी? अरे मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, बाधा विघ्नों को चुम चुम, पांडव आए कुछ और निखर, संघर्ष न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ऐसे तमाम प्रकार के दिमाग में धारणाएं चलती हैं कि हाथ खाली ही क्यों ना हो पर उठाए तो रहिए, पैर दलदल में क्यों ना हो पर जमाए तो रहिए। दलदल में पांव कैसे जमेगा भाई, लेकिन है तो जमाए रहिए। मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे तो नहीं थोड़ी बोलते हैं, जमाए रहिए, कुछ ना, हाथ खाली उठाए रहो, क्या दिक्कत है, जय जयकार बोला करो। तो ये सब जो मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं वो बस केवल बताते हैं कि ये करो, वो करो, वो करो, ना वो करते हैं। अब व्यक्ति एक आध दो दिन फॉलो करता है, फिर भूल जाता है। और ज़्यादा मोटिवेशन भी दिक्कत करता है, और मोटिवेशन ना लो तो भी दिक्कत है। यानी मोटिवेशन का लेवल जो है वो ठीक ठाक अगर मिल रहा है तब तो ठीक है। अगर ऐसा मोटिवेशन मिल रहा है कि कोई आपको आकर रात में उकसा दिया, तुम निकालो भाई यूपीएससी आ जाए, तुम ही निकालोगे, तुम्हारे लिए ही यूपीएससी बनी है, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है जो निकाल पाएगा, एक तुम ही हो जो टॉपर बन सकते हो। लेकिन बच्चे को तो पता है ना कि मैं हूं क्या। अब कभी कभी बच्चे लोग जो है एकदम से भ्रमित हो जाते हैं मोटिवेशन। एक आध दो लोग मेरे संपर्क में ही हैं, मेरे रिश्तेदार ही हैं, वो दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। वो बिल गेट्स और जो है मार्क जुकरबर्ग और अंबानी अडानी से नीचे बात ही नहीं करते हैं। मतलब हमेशा बात यही करेंगे कि बिल गेट्स कैसा था, अंबानी जी कैसे थे, टाटा बिरला कैसे थे, पेट्रोल टंकी पे ये काम करते थे, वो ये करते थे, वो करते थे, कितना आगे निकल गए। मोदी जी क्या थे, चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। ऐसे तमाम प्रकार के उदाहरण देने लगेंगे जब आप उनसे बात करेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान जरूर रहा करें जो मोटिवेशन बेमतलब के देते हों। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत कब है वो आप डिसाइड करो कि हमको कब मोटिवेशन चाहिए। बाकी आप स्वतः अपने आंतरिक मोटिवेशन के सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। आपसे ज़्यादा आपको जानने वाला इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। यानी आप ही वो प्राणी हो जो अपने बारे में जानते हो, आप ही वह व्यक्तित्व हो जो अपने व्यक्तित्व के बारे में जानता है। तो क्यों एक प्रकार से दूसरे के व्यक्तित्व, चूंकि वो जो व्यक्ति बता रहा है वो दूसरों के अकॉर्डिंग बता रहा है या उन्होंने अपने ऊपर फॉलो किया फिर बता रहे हैं, तो आप देखो कि आपको इस कठिन सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आप डिसाइड करोगे। दूसरा कोई डिसाइड नहीं करके बताएगा कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मोटिवेशन वही होता है, आप लोग जान गए होंगे। तो बात आगे तो मैंने बोल दिया, नहीं तो बोलता नहीं इतना। देखिए, अभिप्रेरणा, दिन प्रतिदिन की जिंदगी में व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करता है, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन होता है। आप बाजार जाते हैं तो सब्जी लाना है, सब्जी क्यों लाना है? क्योंकि घर में सब्जी बनेगी, लोग खाएंगे तो लोग हमको प्रोत्साहन देंगे, तो एक प्रकार से वो भी एक मोटिवेशन है। यानी कोई ना कोई उद्देश्य और कोई ना कोई मोटिवेशन, कोई प्रेरणा छिपी होती है जिसके कारण से आप कोई ना कोई काम करते हैं। अभिप्रेरणा
व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। बेरोन, बर्न, कैंटोबिज, ये 3 विद्वान हैं, 3 मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरणा को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं, यानी कि एक इमेजिन करने की शक्ति आंतरिक प्रक्रिया है जो उत्तेजित करती है लोगों को किसी काम को करने के लिए, जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। मोटिवेशन 1-2 दिन एक प्रकार से आपको उफान पे तो रखता है कि भाई आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, लेकिन तीसरे चौथे दिन फिर मोटिवेशन आपका ढीला पड़ने लगता है और एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाता है, वो मोटिवेशन ही होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अभिप्रेरणा। अगला होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या है? प्रोत्साहन किसे कहते हैं? देखिए, प्रोत्साहन जो होता है वातावरण का मतलब कि वातावरण का वस्तु है जो प्राणी को अपनी ओर आकर्षित कर लेना मतलब कर लेता है और जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तथा प्रणोद में क्या होती कमी आती है। प्रोत्साहन से क्या होता है कि आप जैसे किसी को एक प्रकार से ये करने के लिए बोले कि आप ये करो, आप मतलब कि उसको मोटिवेट करो, उसको प्रोत्साहित करो कि आपके लिए ये काम अच्छा है, आपको ये करना चाहिए, तो वो एक प्रकार से प्रोत्साहन होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विचारात्मक अवधान किसे कहते हैं? अवधान माने रुकावट। तो विचारात्मक अवधान क्या होता है? तो जब व्यक्ति का ध्यान उद्दीपक से संबंधित विचारों की ओर जाता है तो इस प्रकार का ध्यान विचारात्मक ध्यान कहलाता है। जैसे किसी सिद्धांत को समझते समय, सिद्धांत के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते समय विचारात्मक ध्यान यही कहलाएगा। जब आप किसी सिद्धांत को समझ रहे हैं और सिद्धांत को समझते हुए उस सिद्धांत में कौन कौन से फैक्टर लगे हैं, कौन कौन सी चीज़ों को मिल करके सिद्धांत बना है, या सिद्धांत बनने में कितना समय लगा है, कितना टाइम लगा है, सिद्धांत किन किन पहलुओं पर काम कर रहा है, ये चीज़ें आप जान पाते हैं तो एक प्रकार से वही एक प्रकार से विचारात्मक अवधान होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है भाई, सभी लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। ठीक है, चलें तो देखें भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। स्मृति के तत्व लिखिए। स्मृति के कितने तत्व होते हैं? तो देखिए, स्मृति एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता यानी एबिलिटी होती है जो एक प्रकार से याद आपको करने पर मतलब कि कोई चीज़ आपको कितनी याद रहती है, ये एक प्रकार से आपकी मनोशारीरिक योग्यता होती है, जिसमें अग्रांकित 4 प्रक्रियाएं सन्निहित होती हैं, यानी कि 4 प्रक्रियाओं के माध्यम से स्मृति जो होती है वो बनती है। 4 तत्व होते हैं स्मृति के। पहला होता है अधिगम, यानी कि लर्निंग। आप कोई चीज़ पहले अधिगम करते हैं, किसी चीज़ को आप सीखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या होता है, उसको आप धारण करते हैं, रिटेंशन करते हैं। फिर ठीक है, पहले उसको पढ़ते हैं यानी लर्निंग करते हैं, लर्निंग के बाद में उसको रिटेंशन करते हैं यानी उसको धारण करते हैं, अपने आप में अपने स्व में उतारते हैं उसको। फिर उसके बाद में आप उसको पुनः स्मरण करते हैं यानी रिकॉल करते हैं, दोबारा से आप जो आपने सीखा है उसको दोबारा से आप याद करते हैं। दोबारा से याद करना ही पुनः स्मरण कहलाता है। और उसके बाद में जब दोबारा से याद कर लेते हैं तब अधिगम यानी जो आपने सीखा था उसकी आपने पहचान कर ली, और जब आपने उसका एक प्रकार से रिकॉग्नाइज कर लिया, उसको रिकॉग्नाइजेशन जो होता है ये पहचान कर लेना होता है उस जो आपने सीखा है, तो आपने वही एक प्रकार जो सीखा है वो स्मृति हो गई। अब इन चारों को मिला करके क्या बनती है? स्मृति बनती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो स्मृति में पहली प्रक्रिया क्या होती है? अधिगम। अधिगम के बाद में धारण करना उन चीज़ों को जो आपने पढ़ा लिखा, फिर उसके बाद उसको दोबारा से रिकॉल करना, और दोबारा रिकॉल करने कि भाई अब यही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ा लिखा सीखा, उसकी पहचान करना, रिकॉग्नाइज कर लेना, फिर उसके बाद में मौका पड़ने पर उसको दोबारा से प्रयोग कर देना। वही एक प्रकार से स्मृतियाँ होती हैं, याददाश्त होती हैं। ध्यान रखेंगे। पुनः स्मरण क्या है? पुनः स्मरण यानी रिकॉल जिसको बोलते हैं, वही रिकॉल मतलब कि क्या होता है, कोई चीज़ आपने पढ़ा है दोबारा से उसको दोबारा से याद करना, या कोई चीज़ आपने देखा है दोबारा से वैसी चीज़ देखने की प्रयास करना ही रिकॉल होता है। ठीक है, देखिए जैसे आप रिवीजन करते तो रिवीजन एक रिकॉल ही होता है। ठीक है, कि आपने एक बार उसको पढ़ा है फिर दोबारा से उसको आप रिकॉल कर रहे हैं, दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। पुनः स्मरण। पुनः स्मरण किसे कहते हैं? पुनः स्मरण स्मृति का तीसरा अंग होता है। पुनः स्मरण गत अनुभवों अथवा अधिगम को वर्तमान में पुनः उत्पादक करने से, यानी कि दोबारा से जो आपने अनुभव या आपने जो सीखा है, अधिगम यानी अधिगम माने लर्निंग होता है, तो आपने जो सीखा है उसको दोबारा से आप उत्पादन करें या दोबारा से उसको याद कर लें। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है
कि पूर्व अनुभवों अथवा सीखी गई बातों को अचेतन मन से, अचेतन मन मतलब चूंकि जो आपने पहले एक आध बार देख लिया है, हर चीज़ें आपके दिमाग में तो नहीं रहती। मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन अवस्था, अर्धचेतन और अचेतन, ठीक है। तो जो एक प्रकार से ऐसी चीज़ें जो अर्धचेतन अवस्था में है या जो एक प्रकार से आपने कभी पढ़ा वो आपके दिमाग में बैठी हुई हैं पीछे वाले हिस्से में, अब जब मौका पड़ता है तो उसको आप याद करते हो। अब याद के बाद में दोबारा से वो क्या होता है, रिकॉल होता है, फिर वो दिमाग में आपकी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसकी आप पहचान करते हैं और उसके बाद में पहचान करने के बाद में एक प्रकार से फिर दोबारा से याद आ जाती है, तो वही चीज़ एक प्रकार से स्मृति होती है। लेकिन तीसरा ही अंग होता है कि दोबारा से उस चीज़ को रिकॉल कर लेना, यानी सीखी गई बातों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही पुनः स्मरण होता है। पुनः स्मरण धारण शक्ति पर डिपेंड करता है। धारण शक्ति मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आप कितना देर तक या कितना चीज़ें याद रखते हैं, यानी बहुत लोगों की स्मरण शक्ति ज़्यादा होती है, बहुत लोगों की धारण क्षमता कम होती है, ठीक है। तो आप कितना याददाश्त आपके पास है, कितनी चीज़ों को आप याद कर पाते हैं या कितनी चीज़ें आपके दिमाग में टिक पाती हैं, वो चीज़ आपके याद आ जाती हैं। अगर वो चीज़ें आप भूल जाएंगे तो वो भी भूल जाएंगी, ठीक है। तो जो बातें जितनी अच्छी तरह से धारण की गई होती हैं, यानी उसको आपने जो चीज़ इतनी अच्छे तरीके से आपने देखा, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होती हैं जो एक प्रकार से आपके दिमाग में बनी रहती हैं, आप उसको याद ही करते हैं, मतलब कि आपके दिमाग में वो हमेशा छपने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। तो जो बातें जितनी अच्छी तरह से धारण की गई होती हैं उसका उतना ही अधिक सरलता से पुनः स्मरण किया जा सकता है। जैसे कि भय, चिंता, परेशानी, संवेगात्मक तनाव, ये सब पुनः स्मरण में बाधा पहुंचाते हैं। अगर आपको कहीं पर डर लगती है, चिंता होती, परेशानी या इमोशनल आप हो जाते, तो वो चीज़ें आपको उतना शायद ना याद रहें, जो चीज़ें मतलब आप सामान्य स्थिति में रहेंगे तो याद रहेंगी। तो पुनः स्मरण में बाधा उत्पन्न होती है। व्यक्ति भय या चिंता की स्थिति में भली भांति सीखी गई तथा धारण की गई बात को दोबारा से याद करने में असमर्थ हो जाता है। अध्यापक से डरने वाला बालक जो होता है अच्छी तरीके से याद की गई बातों को अध्यापक के सम्मुख सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता है, दोहरा नहीं पाता, दोहराने में असफल होता है। ऐसे ही जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे आपने गुरुजी ने कहा कि भाई आपको ये क्वेश्चन याद करके आना है, अब आपने याद तो घर पे कर लिया, घर पे आपने अपने भैया को भी सुनाया, भैया ने सुना, ठीक हो गया वो। लेकिन एक प्रकार से जब क्या हुआ कि वो एक प्रकार से आपने जो सीखा वो याद किया, अब वो अपने भैया के सामने तो बोला तो याद कर लिया, लेकिन भैया चूँकि डरते नहीं, डेली मिलते हैं, लेकिन जब गुरुजी के सामने गए तो डर गए, तो वो एक प्रकार से वही होता है। तो ये इसके क्या होता है, वो भय या चिंता मतलब डर जाता है बच्चा। तो इस तरीके से भय, चिंता, परेशानी, संवेगात्मक चीज़ें या इमोशनल तनाव जो होता है वो एक प्रकार से पुनः स्मरण को एक प्रकार से बाधित करता है, ठीक है, याददाश्त को एक प्रकार से तोड़ने का काम करता है। आगे देखते हैं विस्मरण क्या होता है। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, विस्मरण किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विस्मरण, तो विस्मरण को साधारण बोलचाल की भाषा में भूलना कहते हैं। विस्मरण का मतलब क्या होता है, विस्मरण मतलब कि भूलना, कोई चीज़ भूलने की समस्या का संबंध स्मरण तथा और सीखने से होता है। तो स्मरण और सीखने की से होता है किसका संबंध भैया, भूलने का संबंध। विस्मरण का संबंध मूल रूप से वाचिक अधिगम से होता है। धारणा की असफलता को भी विस्मरण कहा जाता है, ठीक है। जब आप कोई कॉन्सेप्ट या कोई धारणा या कोई चीज़ अपने आप में धारण नहीं कर पाते हैं, आप भूल जाते हैं, जैसे कि आपने कोई चीज़ पढ़ा या कोई चीज़ देखा, तो आप लंबे समय तक क्या एक प्रकार से बाद में तुरंत भूल गए। जैसे कि मुझे भी कभी कभी क्या होता है कि मैं एक ही बात को 2 बार या 3 बार बोल देता हूँ, या कभी कभी कैसा होता है कि मैं गया कहीं पर जो है पानी लेने, टोटी मैंने ऑन की और टोटी ऑफ करना ही भूल जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। जैसे पहले मैं रहता था बनारस में, तो मैं 3 मंजिले पर रहता था, एक लोग के यहाँ रूम लिया था दुर्गा कुंड में। तो वहाँ पर क्या था कि भाई जब मैं ऊपर से ऊपर जाता था, ठीक है, तो वहाँ पर ऊपर बाथरूम था, तो बाथरूम में जाता था, मैं टोटी ऑन करके छोड़ दिया, फिर नीचे आ गया, पानी बहता रहता था, बहुत डांट पड़ती थी इसके लिए मुझे। तो ये एक प्रकार से कभी कभी तुरंत भूल जाता हूँ। बाद की बहुत लंबी चीज़ों को मैं नहीं भूलता हूँ, मतलब आप 1-2 साल पहले मुझसे कुछ बोल देंगे तो वो ध्यान में रह सकता है, हाँ ठीक है। लेकिन तुरंत, जैसे कि आज मैंने क्या पढ़ाया, परसों मैंने क्या पढ़ाया था, आप पूछो तो मैं नहीं बता पाऊंगा मैंने परसों क्या पढ़ाया। लेकिन आप 20 दिन बाद पूछोगे कि आप ये पूछोगे, कमेंट करोगे गुरुजी ये चैप्टर बताओ, तो मैं आपको बता दूंगा कि आज तक लगभग 3-4 हज़ार वीडियो हो चुकी हैं हमारे चैनल पर। तीनों चारों हज़ारों वीडियो में कौन सी वीडियो में क्या मैंने बताया है, ये आज भी हमारे दिमाग में खोपड़ी में बैठी हुई हैं, ये इतना ध्यान रखता है, ठीक है। तो विस्मरण ये होता है, विस्मरण मतलब होता है कि भूलना। इंग्लिश नाम के मनोवैज्ञानिक इन्होंने कहा कि पूर्व में अभिगमित की गई विषय सामग्री के संबंध में विस्मरण वह अस्थायी और अस्थायी हानि जिसके कारण प्रत्यावाहन एवं प्रत्यभिज्ञा की योग्यता समाप्त हो जाती है। कुल मिलाकर के ज़्यादा कठिन यहाँ पर लिख दिए हैं। कुल मिलाकर के इसका मतलब ये है कि याददाश्त नहीं रह जाती, या फिर जो चीज़ें आप सीखते हैं, जानते हैं, वो आप भूल जाते हैं, वही एक प्रकार से होता है आपका विस्मरण।
मन नाम के एक विद्वान है, बहुत ही बढ़िया विद्वान है, इन्होंने परिभाषा दी और बड़ी सरल परिभाषा देते हैं। टीपी नन वगैरह, मतलब कि सॉरी मन महोदय, टीपी नन अलग हैं, मन महोदय ये कहते हैं कि विस्मरण का अर्थ होता है धारण की असफलता, धारण या ग्रहण की गई सामग्री को प्रत्यावाहन की असफलता, यानी कि जो आपने धारण किया हुआ है या कोई चीज़ आप धारण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। धारण मतलब कि क्या होता है, कैसे कोई चीज़ है उसको आप अपने अंदर रोक नहीं पाते, तो वो धारण की असफलता हो गई। ग्रहण की गई कोई सामग्री, आपने कोई चीज़ पढ़ी, कोई चीज़ याद करी आपने, फिर एक प्रकार से उसको प्रत्यावाहन, यानी दोबारा से उसको, प्रत्यावाहन मतलब क्या होता है, उसको दोबारा से आवाहन करना, दोबारा से उसको याद नहीं कर पाते, दोबारा से उसको रिकॉल नहीं कर पाते, तो वह स्थिति विस्मरण की स्थिति कहलाती है या भूलने की स्थिति कहलाती है, ठीक है। ये होता है विस्मरण आपका। तो विस्मरण एक टॉपिक है अपने आप में, एक चैप्टर है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। प्रश्न है विस्मरण के सिद्धांत बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब प्रश्न 100% आने वाले, ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर देख लीजिएगा, रिवीजन क्लास के भी तौर पर ले सकते हैं इसको। देखिए विस्मरण के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से भैया? पहला है अनुप्रयोग सिद्धांत। क्या है? अनुप्रयोग सिद्धांत। दो बार आप देखिएगा वीडियो, तब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखिए अनुप्रयोग सिद्धांत, अनुप्रयोग सिद्धांत ये पहला सिद्धांत है विस्मरण का। तो जब संचित सामग्री, यानी जो आपने याद की है वो सामग्री का उपयोग लंबे समय तक आप नहीं कर पाएंगे, यानी कोई सामग्री जो आपने पढ़ी आप उसको लंबे समय तक प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो वो चीज़ आप भूल जाएंगे। यानी विस्मरण का पहला सिद्धांत ये है कि कोई भी चीज़ आपने पढ़ी और जानी, लंबे समय तक अगर आप उसको याद नहीं करते या लंबे समय तक आप उसका दोबारा से एक प्रकार से प्रत्यावाहन नहीं करते या दोबारा से एक प्रकार से उस पर काम नहीं करते, तो वो चीज़ें आप भूलना प्रारंभ कर देंगे। यानी जब संचित सामग्री का उपयोग लंबे समय तक नहीं होता है तो अनुप्रयोग सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत होता है भैया इसका विस्मरण का संतनन समाकलन सिद्धांत। संतनन समाकलन सिद्धांत की अगर बात की है तो इसमें क्या होता है, स्मरण के पश्चात उचित विश्राम ना मिलना। जैसे कि मान लेते हैं कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब लगातार आप डेली का डेली पढ़ ही रहे हैं, आपको विश्राम नहीं मिल रहा है। जैसे कि पढ़ाई करने का जो नियम होता है, पढ़ने का सबसे ज़बरदस्त नियम यही होता है कि आप जैसे 1 घंटा पढ़ने सोच रहे हो, 1 घंटा कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, तो कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने से पहले आपको नियम बनाना है कि आपको 40 या 45 मिनट ही पढ़ना है। 40 मिनट या 45 मिनट आप पढ़ें और 15 मिनट, मैं कहता हूँ 45 मिनट आप पढ़ें और 15 मिनट आप उसको रिकॉल करें, यानी कि एक प्रकार से क्या करें, आप उसको एक प्रकार से विश्राम ले 15 मिनट, और 15 मिनट में जो आपने पढ़ा है उसको एक प्रकार दोबारा से दिमाग में बैठा ले। कभी भी आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा आज, उस एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में 45 मिनट आप पढ़िए, 45 मिनट में 2-3 क्वेश्चन पढ़े आपने, और उन दोनों 3 क्वेश्चंस को 15 मिनट में लास्ट के आपने उसको क्या कर लिया, आपको दिमाग बैठा लिया कि हमने ये पढ़ा था, और उसके बाद फिर विश्राम कर लें थोड़ा सा। इससे क्या होगा, जो चीज़ आपने पढ़ी वो आपके दिमाग में बैठी है, फिर उसको थोड़ा देर बाद 1-2 घंटे बाद में फिर से क्या कर ले, दिमाग में वही प्रश्न जो आपने पढ़ा उसके बाद ये मैंने पढ़ा था, अपने दिमाग में सोचो क्या पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था मैंने, तो वो चीज़ दिमाग में आएंगी, उसे लेटे लेटे आप याद करो। तो ये पढ़ने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, ठीक है, कि कोई चीज़ पहले आपने किताब से पढ़ी, फिर उसके बाद दिमाग में आंख बंद करके उसको ध्यान में रखते कि क्या क्या मैंने पढ़ा, ठीक है, अपने दिमाग पर फोर्स करो तो चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक। तीसरा व्यतिकरण सिद्धांत होता है। मैकगासा मूल अधिगम तथा अंतर्वेशीय अधिगम की प्रतिस्पर्धा जो होती है, ये इसमें एक प्रकार से व्यतिकरण सिद्धांत में शामिल होती है। तो ये 3 सिद्धांत होते हैं विस्मरण के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। विस्मृति निवारण के प्रमुख उपाय, यानी कि जो विस्मृति होती है, याददाश्त जो खत्म हो जाती है, विस्मरण जो होता है, इसको खत्म कैसे किया जाए, भूलने की बीमारी को कैसे खत्म किया जाए, ठीक है। तो विस्मरण को कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक हैं एक, उनका नाम है मन, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। संक्षेप में इनका उल्लेख निम्नलिखित है। पहली बात, मन महोदय कहते हैं किसी बात को सीखने के लिए स्मरण करने का इरादा होना चाहिए। स्मरण मतलब कि उसको याद करने के दृष्टिकोण से पढ़ें, उसको याददाश्त में रखने के लिए पढ़ें, ताकि एक प्रकार से वो याद रहे और उन चीज़ों को आप जान पाएँ, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलें, तो किसी बात को सीखने के लिए स्मरण करने का इरादा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तभी एक प्रकार से वो विस्मृति निवारण होगा। इसके अलावा दूसरी बात, आप याददाश्त मतलब कि जो भूलने की बीमारी उसको ख़त्म कब कर पाएंगे, जब दूसरी समस्या, इस समस्या को ख़त्म करने के लिए स्मरण रखने के लिए ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यानी कोई भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं तो एकदम से ध्यान केंद्रित करके पढ़ें, आप ध्यान अपना ना भटकाएं, अपनी इंद्रियों को एक बस में करके ही पढ़ें। ये एक मतलब पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ें, आप मोबाइल का एक प्रकार से इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन ना देखने में फंस जाएँ। इसके अलावा स्मरण रखने के लिए स्मृति प्रतिभाओं का उपयोग करना चाहिए। स्मृति प्रतिभा मतलब कि याददाश्त करने की जो कंपटीशन होते हैं उसको आप ज्वाइन करें। इसके अलावा
अनुभव की गई या सीखी गई बातों का अन्य बातों से साहचर्य स्थापित करना सीखें। साहचर्य मतलब कि अन्य बातों से उसका संबंध स्थापित कर लें। जैसे आपने जो पढ़ा उसको आपके जीवन में जो उपयोग होने वाली, लगातार उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, उनसे संबंध स्थापित कर लें। यानी जिन वस्तुओं से आपका संबंध डेली होता है या डेली आप उनके सामने पढ़ते हैं, जिन वस्तुओं से आपका उपयोग होता है, तो उन वस्तुओं के रूप में जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त विस्मरण का निवारण स्मृति प्रशिक्षण, यानी कि आपको याददाश्त की शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग आपकी होती है, उसके द्वारा एक प्रकार से आपकी भूलने की बीमारी समाप्त की जा सकती है। तो ये कई कारण हैं जिसके माध्यम से, मतलब कई उपाय हैं जिसके माध्यम से हम विस्मरण के, एक प्रकार से विस्मरण को कम कर सकते हैं, विस्मृति निवारण कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका बुद्धि। बुद्धि के बारे में अगर मैं बताऊं तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को समझता है और उसके अनुसार अपने व्यवहार में यथोचित परिवर्तन करता है। बुद्धि के सहारे ही वह विभिन्न समस्याओं को सुलझा करके व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो बुद्धि क्या होती है? बुद्धि एक सामान्य योग्यता होती है, बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि अनुवांशिक होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। बुद्धि का प्रयोग एक प्रकार से करना चाहिए, यानी ज्ञान के माध्यम से बुद्धि का प्रयोग होता है। तो बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न सिचुएशन को समझता है और उस सिचुएशन में या उन परिस्थितियों में कोई समस्या आती है, उन समस्या का निवारण कैसे करना, ये भी बुद्धि के माध्यम से होता है। उसके अनुसार अपने व्यवहार में यथोचित परिवर्तन करता है। बुद्धि के सहारे वह विभिन्न समस्याओं को सुलझा करके व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है बुद्धि के द्वारा व्यक्ति। बिने महोदय, अल्फ्रेड बिने नाम के विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि किसी समस्या को समझना और उसके विषय में तर्क करना, समस्या के बारे में, तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना, उस समस्या के समाधान को ढूंढना और ये बताना कि भाई इस समस्या का समाधान ये है, वही बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं होती हैं। तो बुद्धि पहले समस्या को समझती है, समस्या के विषय में तर्क करती कि समस्या क्यों आई, फिर समस्या का निवारण क्या है, और निवारण होने के बाद में किस निर्णय तक हम, मतलब कि कौन सा कार्य करें जिससे बुद्धि, मतलब ये समस्या खत्म हो, वो उस निर्णय तक पहुँचना बुद्धि की क्रियाएँ होती हैं। गाल्टन महोदय कहते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति होती है। किसकी? पहचानने और सीखने की शक्ति ही बुद्धि होती है, ऐसा गाल्टन महोदय कहते हैं। टर्मन नाम के विद्वान हैं, बुद्धि की बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा देते हैं। ये कहते हैं कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि होती है। अमूर्त विषय मतलब क्या होता है? ऐसे विषय जो कि हमको ना तो दिखते हैं और ना ही एक प्रकार से हमको, वो एक प्रकार से हम उसको छू सकते हैं। यानी अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की जो योग्यता होती है वही बुद्धि है। क्लियर? तो बुद्धि की परिभाषा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में लगातार विभिन्न विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बुद्धि के प्रकार बताइए। देखिए, बुद्धि कई प्रकार की होती है। बुद्धि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं बुद्धि के? पहला प्रकार है कार्यान्वयन के तरीकों के आधार पर बुद्धि जो होती है वो एक प्रकार से बांटी जाती है। दूसरा होता है भैया एकांशों के आधार पर। एकांशों के आधार पर बुद्धि परीक्षणों को एकांश के स्वरूप के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। एकांश के स्वरूप पर इसे एक होती शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, एक होता है एक प्रकार से अशाब्दिक बुद्धि, एक होती क्रियात्मक बुद्धि और एक होती मतलब आभाषाई बुद्धि। अच्छा, इन सभी की बुद्धि का परीक्षण भी होता है। बुद्धि लब्धि एक होती है। बुद्धि लब्धि आप लोग जानते हैं, अब उसी को आगे चर्चा करते हैं। बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहते हैं इसको, IQ लेवल कहते हैं बुद्धि लब्धि को। इसको जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, बुद्धि लब्धि क्या होती है, ये प्रश्न परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, बुद्धि लब्धि का सूत्र हमेशा पूछा जाता रहता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। मैं सारी चीज़ों को आपको समझाने वाला हूँ। बुद्धि लब्धि हिंदी में इसको कहते हैं, अंग्रेजी में मैं कहूँगा तो आप समझ जाएंगे। अभी इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट क्वोशेंट। अब अभी भी आप नहीं जान पाए होंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में IQ कहा जाता है। IQ लेवल कहते हैं कि भाई तुम्हारा IQ बहुत कम है। I माने होता है इंटेलिजेंट और Q मतलब होता है क्वोशेंट, यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट। इंटेलिजेंट माने बुद्धि और क्वोशेंट माने होता है लब्धि, यानी बुद्धि लब्धि को ही इंटेलिजेंट क्वोशेंट यानी IQ कहते हैं। IQ लेवल कैसे निकाला जाता है इसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो बुद्धि लब्धि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का एक ऐसा अनुपात होता है जिसे 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि इस अनुपात को बुद्धि लब्धि कहा जाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? जानते? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यानी एक प्रकार से मान लेते हैं, अच्छा बुद्धि लब्धि को IQ कहते हैं, ठीक है, और मानसिक आयु बटे जो है वास्तविक आयु गुणे 100। अब इसका सूत्र आप याद रखिए। मान लेते कोई बच्चा है, वो बच्चा राम नाम का कोई बच्चा है, राम नहीं करते, भगवान का नाम है। मुकेश नाम का कोई बच्चा है, ठीक है। अब मुकेश एक प्रकार से है, मुकेश है 20 साल का,
लेकिन वो व्यवहार कैसा कर रहा है 15 साल के बच्चों जैसा, यानी है वो कितने साल का, 20 साल का बच्चा है, यानी उसकी वास्तविक आयु जो है, ठीक है, वास्तविक आयु जो है उसकी ये 20 साल है। 15 साल के बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है, यानी कि उसकी मानसिक आयु जो है ये एक प्रकार से 15 साल है। अब इसको निकालना कैसे, कि तब पूछा जाएगा कि मुकेश की जो है IQ लेवल या बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो मानसिक आयु कितनी है मुकेश की 15, तो 15 बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु कितनी है 20, 20 कर दिया 15 बटे 20, और गुणे कितना कर दिया 100, यानी कि 100 से गुणा करना है। 0 से 0 काट दो या 20 इकन्नम 20, 20 पंचे 100, ठीक है। 15 पचे कितना होता है 75, यहाँ 45 चौके 7 75, ठीक है 75। बुद्धि लब्धि कितनी निकली 75। आयु की लेवल 75 का मतलब होगा कि व्यक्ति एक प्रकार से मूर्ख है, व्यक्ति की एक प्रकार से उतनी बुद्धि नहीं जितनी होनी चाहिए। सामान्य बुद्धि लगभग 90 से, अगर व्यक्ति एक प्रकार से 90 से लेकर के 110 तक बुद्धि लब्धि निकलती है तो जान लीजिए सामान्य बुद्धि है, ठीक है, सामान्य बुद्धि है, ठीक है। ऐसे में 75 निकली तो यानी कि मूर्ख बुद्धि है, और 75 से नीचे भी अगर निकलती तो एकदम से यानी महामूढ़ है या डल है एकदम से, ठीक है, इस तरीके से निकलता है। तो बुद्धि लब्धि अगर 120 110 से निकलता है, 110 से 120 के बीच में, जान लीजिए बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति है। 120 से अगर ऊपर निकलता है तो आप जान जाइए कि एक प्रकार से बहुत ही सुपर ब्रिलियंट बच्चा है वो, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो बुद्धि लब्धि यही होती है जो मैंने आपको बताई। निश्चित तौर पर आपकी समझ में बुद्धि लब्धि भी आई हुई होगी। आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखें, प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान की परिभाषा बताइए। देखिए, वुडवर्थ महोदय कहते हैं, वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की परिभाषा मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको विस्तार से बता रखी है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान होता है। तो व्यक्ति जो क्रियाएं करता है उन्हीं का विज्ञान मनोविज्ञान है, ये वुडवर्थ महोदय कहते हैं। इसके बाद में स्किनर महोदय क्या कहते हैं? स्किनर कहते हैं कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न सिचुएशन के प्रति प्राणी जो होता है, जीव जो होता है, उसकी प्रतिक्रियाओं या व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। कुल मिलाकर के वर्तमान के हिसाब से देखें तो ये परिभाषा स्किनर की बड़ी सटीक बैठती है, ठीक है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है या प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, विभिन्न परिस्थितियों के प्रति प्रक्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान होता है। प्रतिक्रिया या व्यवहार का अर्थ प्राणी की सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं, समायोजन कार्य, अनुक्रियाओं और अभिव्यक्तियों से होता है। यानी कि जो प्रतिक्रियाएं या एक प्रकार से मनुष्य के व्यवहार होते हैं, उस व्यवहार और प्रतिक्रिया में कोई भी प्रतिक्रिया शामिल हो सकती है, तमाम प्रकार की समायोजन कार्य भी शामिल होता है, अनुक्रियाएं भी शामिल होती हैं और अभिव्यक्तियां भी शामिल होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि एक प्रकार से इन सभी का ही विज्ञान एक प्रकार से मनोविज्ञान होता है। पहले मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया, विद्वानों में बड़ा खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रही, फिर हुआ नहीं मनोविज्ञान मन का नहीं विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, उस पर भी डिबेट हुआ, फिर वो भी खंडित हुआ। फिर कहा गया मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है, उस पर भी डिबेट हुआ और उसको भी खंडन किया गया। फिर पता चला कि मनोविज्ञान ना मन का विज्ञान है, ना आत्मा का विज्ञान है, ना ही चेतना का विज्ञान है, मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, या एक प्रकार से ह्यूमन बिहेवियर, सोशल बिहेवियर नहीं, ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार में सोशल, सांस्कृतिक सब आ जाता है, ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला टॉपिक आपका प्रतिस्पर्धा क्या है? प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है? कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है? कंपटीशन, ठीक है। तो साधारणतया यह देखा गया है कि छात्र छात्राएं केवल उन्हीं क्रियाओं में भाग लेते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के वातावरण में वे ऐसे कार्यों को भी करने का प्रयास करते हैं जिनमें उनकी कोई रुचि नहीं। जैसे मान लेते देखी देखा करते हैं कि भाई फलानमा का लड़का वो कर रहा है तो हम भी ये करेंगे, ठीक है, यानी कि वो लड़का कर रहा है हम भी ये करेंगे। तो कंपटीशन ऐसे होता है कि भाई वो लड़का आगे निकल गया तो हम भी वैसा करें। अब जबकि उनकी इंटरेस्ट नहीं, उसमें रुचि नहीं, लेकिन फिर भी कंपटीशन करना है, ठीक है। कंपटीशन एक प्रकार से आमतौर पर बालक सरल काम को करना पसंद करते हैं, किंतु प्रतिस्पर्धा के माहौल में वे कठिन से कठिन काम भी कर लेते हैं। क्योंकि कंपटीशन रहता है कि भाई वो आगे बढ़ गया हमसे, हमको भी आगे बढ़ना है, और इसी होड़ में एक प्रकार से लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। पाठशालाओं में प्रतिस्पर्धा का वातावरण बालकों के लिए
एक महत्वपूर्ण मोटिवेटर यानी प्रेरक होता है, जो बच्चों को कठिन से कार्य करने की दिशा में अग्रसर करता है। आजकल दुनिया में मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। आजकल अभी पुलिस का पेपर चल रहा था, नेट जेआरएफ का पेपर, आप देखो कितना ज़्यादा एक प्रकार से कंपटीशन है इसमें, ठीक है। तो कंपटीशन एक प्रकार से का दौर है, बच्चे एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से ही कंपटीशन करता है कि भाई एक दोस्त हमारा आगे निकल गया, हमको भी आगे बढ़ना है। विद्यालयों को चाहिए कि वह अपने यहाँ अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाएं करवाएं ताकि बच्चे एक प्रकार से अधिक डेवलपमेंट कर सकें, उनका विकास हो सके, उनकी बुद्धि का विकास हो सके, उनके एक प्रकार से इमोशन का विकास हो सके, उनके हर चीज़ का विकास हो सके, ठीक है। आगे देखते हैं। तो प्रतिस्पर्धा ये होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भ्रम क्या है। भ्रम के प्रकार बताएं। तो जाको मति भ्रम भयो खगेशा ताको पश्चिम उयो दिनेशा, तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से भ्रम जो होता है उसमें एक प्रकार से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, जो चीज़ें वास्तव में है ही नहीं उसको भी एज्यूम करने लगता है व्यक्ति, ठीक है। जैसे गलत उद्दीपक का प्रत्यक्षण करना ही भ्रम होता है। यानी जब भी मान लेते हैं जैसे कि आप अंधेरे में हैं और रस्सी को आपने पकड़ लिया, रस्सी को पकड़ा, किसी ने कह दिया सांप, या आपको लगा कि ये सांप है और आपने पकड़ी रस्सी है, तो आपको लगा कि सांप है तो सांप ही हो जाएगा। यानी कि ऐसा भ्रम कि रस्सी को पकड़ करके आप सांप समझ लें, वो भ्रम, ठीक है। तो रस्सी, अंधेरे में रस्सी का सांप के रूप में प्रत्यक्षण करना भ्रम का उदाहरण है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एक होता है मूलर लायर भ्रम, एक होता है प्रोंजो भ्रम, एक होता है पड़ा खड़ा भ्रम, एक होता है जास्ट्रो भ्रम, एक होता है डेलवोक भ्रम, ठीक है, एक होता है आर्नस्टीन भ्रम, एक होता है आर-बिलन भ्रम, ठीक है, आर-बिलन भ्रम, एक होता है जाल नर भिलन, एक होता है बुंट भ्रम, एक होता है घुमाव रस्सी भ्रम। इस तरीके से भ्रम के कई प्रकार होते हैं। तो भ्रम एक प्रकार से कई प्रकार का होता है। बेसिकली एक प्रकार से भ्रम जो होता है वो किसी को भी हो सकता है, यानी कोई वस्तु उसी के जैसे एकदम से प्रतीत होती है और वो वैसी ही हो जाए। जैसे कि रस्सी पकड़ करके तुलसीदास जी सांप को रस्सी समझ करके सांप को पकड़ करके चढ़ गए थे जब अर्धरात्रि में जाना था उनको अपने जो है ससुराल, ठीक है। इस तरीके से वो बोट समझ करके मुर्दा पर बैठ कर निकल गए थे कि वो भाई कोई नाव है, ऐसे ही हो जाता है भ्रम, ठीक है। तो भ्रम यही होता है कि भाई कोई चीज़ जो नहीं है उसकी कल्पना कर लेना ही भ्रम होता है, या जो चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों को समझ लेना, उसी की जैसी चीज़ें वस्तु होती हैं तो उसको समझ लेना कि यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सीखना क्या होता है। अधिगम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिगम एक टॉपिक आपका है, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से खूब पूछा जाता है। देखिए, अभ्यास अथवा प्रशिक्षण के फलस्वरूप प्राणी के व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन को ही सीखना या अधिगम कहते हैं। अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं और सरल भाषा में उसको सीखना कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ आप पढ़ करके सीखते हैं, कोई चीज़ आप देख करके सीखते हैं, कोई चीज़ आप लगातार करते करते सीखते हैं। इस तरीके से सीखने के भी अपने कई नियम होते हैं, कायदे होते हैं, ठीक है। यह एक गतिमान प्रक्रिया है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति एक प्रकार से हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यानी कि अधिगम एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु प्रयत्न तक चलती रहने वाली प्रक्रिया है एक प्रकार से अधिगम। काल्विन नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिगम अनुभव के कारण, यानी कि आपका जो अनुभव होता है उसके कारण से हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन होता है, हमारे मौलिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम के फलस्वरूप हम कोई चीज़ सीखते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं, दिन प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं और हमारे व्यक्तित्व में, हमारे हर एक चीज़ में परिवर्तन आता रहता है, ठीक है। वुडवर्थ नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा कि अधिगम वह कोई भी क्रिया हो सकती है जो कि बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत अस्थायी प्रभाव डालती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है और इस तरीके से एक प्रकार से वह एक प्रकार से अधिगम के माध्यम से हर एक चीज़ को सीखता है, जानता है और परखता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने लोगों ने समझी, तो इस तरीके से आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया। इससे पहले आप लोगों ने होम साइंस का प्रथम सेमेस्टर का मॉडल पेपर देखा होगा, जिसमें मैंने होम साइंस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी। आप लोगों ने बहुत ही जो है बारीकी के साथ चीज़ों को देखा, समझा और परखा। इसी तरीके से और भी मॉडल पेपर मैं लगातार लाता रहूँगा और चैप्टर वाइज क्लासेस मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है।